येस बैंक के कोलैप्स और रेस्क्यू की सेंसेशनल स्टोरी अभी जारी है, लेकिन ये आज जो मैं अपडेट दे रहा हूँ उसमें पहले ये साफ कर देना ज़रूरी है कि आज का जो एक प्रकार से जो हेडलाइन है वो मैं हमारे मित्र एनडी मुखर्जी, जो बैंकिंग के बड़े भारी, इकोनॉमी के बड़े भारी एक्सपर्ट हैं, उनके कॉलम के शीर्षक से करना चाहता हूँ। एनडी मुखर्जी का कहना है कि हाउ टू टर्न अ बैंकिंग रेस्क्यू इनटू अ क्राइसिस। आज बहुत सारी ऐसी कमेंट्री आई है जो ये बताती है कि येस बैंक को बचाने का सरकार बेहतर तरीका जुटा सकती थी। मॉरेटोरियम लगा करके उसने जो पैनिक फैलाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मॉरेटोरियम का डिसीजन आरबीआई का होता है, लेकिन इतना बड़ा फैसला हम जानते हैं हिंदुस्तान में कि भारत सरकार से पूछे बिना हो नहीं सकता। उसका कारण ये था कि उसके कारण बैंकिंग सेक्टर के बारे में जनरली अविश्वास का माहौल को बढ़ाने में आपने मदद कर दी। यही तो वजह है कि 1 महीने के मॉरिटोरियम के बारे में आज जो एसबीआई के सीएफओ, जिनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, प्रशांत कुमार, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि अब ये मॉरिटोरियम जो है ये बहुत जल्दी हट सकता है। 1 महीने यानी कि 3 अप्रैल तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हम इसी हफ्ते हटा लें। अगर जब हटाने की गंभीरता उनको समझ में आ रही है कि ये लगाने के कारण लोगों में पैनिक फैला है, इसीलिए वो जल्दी इसको हटाना चाहते हैं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या मॉरिटोरियम के बिना भी जो सेम ऑब्जेक्टिव अचीव करना था कि आप इस बैंक के करंट मैनेजमेंट को, बोर्ड को हटाते, आरबीआई इंटरवीन करता, एसबीआई को आप इन्वेस्टर के तौर पर लाते और एक नया बोर्ड गठित करके इस बैंक को चलाने के लिए कह देते, क्योंकि एसबीआई की गारंटी के बाद लोगों के मन में कोई संशय तो रहने वाला नहीं था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, वो है जिसको कहते हैं परपेचुअल बॉन्ड, AT1 बॉन्ड। उसका इन्होंने जो वैल्यू राइट डाउन करने का ऐलान किया, 10,000 का बॉन्ड था, 8,400 करोड़ रुपए उसमें रह गए थे। और उसको राइट डाउन करने का मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड के जरिए कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी, रिटायरीज ने भी उसमें पैसा लगाया था, क्योंकि येस बैंक ने उसको मिस सेल किया था ये कह करके कि ये बॉन्ड है, इसमें इक्विटी की तरह कोई रिस्क तो है नहीं, आप 9.5% ब्याज लेंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलता, आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़िए, इसमें पैसे ले आइए, आपको ज़्यादा कमाई होगी। अब ये राइट डाउन का रिस्क बॉन्ड होल्डर को क्यों लेना चाहिए था? जो इक्विटी के शेयर होल्डर हैं उनको लेना चाहिए था। यही वजह है कि इंडसइंड बैंक, जो कि इस पर विचार कर रहा था कि वो भी AT1 बॉन्ड लेके आएगा 10,000 करोड़ रुपए का, और जिस बैठक में वो फैसला करने वाला था वो बैठक उसने कैंसिल कर दी। अब आप ये मान करके चल सकते हैं कि वो बॉन्ड नहीं आएगा। तो बॉन्ड बाजार में इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके बारे में भी भरोसा हटाने का काम एक झटके में इस रेस्क्यू प्लान के तहत कर दिया गया। इसीलिए इसको लोग कह रहे हैं कि इस रेस्क्यू प्लान से आपने क्राइसिस किस तरह की क्रिएट की। शेयर बाजार में जो गिरावट आज सोमवार के दिन 9 मार्च को हुई है, इसके बड़े फैक्टर तो ग्लोबल हैं, लेकिन इसके कारण चूंकि म्यूचुअल फंड और बॉन्ड मार्केट में एक अजीब सी नर्वसनेस है, तो बैंकिंग सेक्टर के बाकी शेयर एक तरीके से अभी भी बहुत प्रेशर में हैं और बाजार की गिरावट के पीछे येस बैंक की इस क्राइसिस का भी रोल है। लेकिन इसमें आयरनी देखिए, आयरनी यह है कि आज येस बैंक का शेयर खूब चला, उसमें करीबन 30% की बढ़त हो गई। जो शेयर लोएस्ट 7 रुपए पर चला गया था, आज वो 20-21 रुपए तक वहाँ पर बाजार में पहुँच गया। लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि बहुत लोगों को ये लगता है कि अब चूंकि एसबीआई इसमें पिक्चर में आ गया है, तो अब यहाँ से बैंक को कोई रिस्क नहीं है, जितनी क्राइसिस होनी थी, जितना कचरा साफ होना था वो हो चुका। तो यहाँ अगर हम शेयर खरीदते हैं तो आगे चल करके इस बैंक की वैल्यूएशन तो बढ़ने ही वाली है, इसीलिए यहाँ से कमाई हो जाएगी। हो सकता है कि जो लोग खरीद रहे हैं उनका ये असेसमेंट सही हो, लेकिन इस चक्कर में पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम होना चाहिए था, वो जिस तरीके से रेस्क्यू प्लान बनाया गया उसको झटका लगा, और ये झटका बिल्कुल अवॉइडेबल था। ऐसा क्यों हुआ? सरकार अगर इस सीधे बैंक को नेशनलाइज कर देती तो दिक्कत क्या थी? शायद दिक्कत ये थी, उसमें जो एक्सपर्ट लोग हमको समझाते हैं कि एसबीआई को इन्वेस्टर बना के ला रहे हैं, सफाई दी जा रही है कि मर्जर नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसा अगर करते तो जो फिस्कल डेफिसिट का एक आंकड़ा है उस पर कुछ फर्क पड़ जाता। आपकी बैलेंस शीट अभी बहुत अच्छी नहीं दिखती, उसके कारण आपको दिक्कत आ जाती। एक ये मॉरल हैजार्ड का भी सवाल था कि आप इस तरह के बैंक को क्यों रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इसका कोई बुरा नहीं मानता कि आप ये कदम एक बार में उठाते, सारे प्लान को लागू कर देते। अब प्लान तो बनाने के बाद ही ये मॉरिटोरियम का काम हुआ था, तो बिना मॉरिटोरियम के भी ये काम किया जा सकता था कि नहीं, इस पर बड़ी बहस चल रही है मुंबई के बैंकिंग सेक्टर में कि ये पॉसिबल था, किया जा सकता था। अब आने वाले दिनों में होने वाला क्या है?
3 दिन का पब्लिक कंसल्टेशन के लिए समय दिया गया था कि ये जो स्कीम हम लेकर के आए हैं आरबीआई की तरफ से, जिसको अब एसबीआई एक तरीके से पायलट करेगा, और एसबीआई ने कहा है कि हमको तो ठीक लगता है कि हम इसमें पैसे लगा दें, और आरबीआई ने एक कायदा बना दिया कि 10 रुपए से नीचे की शेयर प्राइस इसकी नहीं होगी 2 रुपए के फेस वैल्यू पर, यानी कि इसमें अगर 49% इक्विटी खरीदनी है तो करीबन 4900 करोड़ रुपए एसबीआई को डालना पड़ेगा। लेकिन ये एक अजम्पशन है, तो मोटा मैथ अगर समझना हो तो यूं समझिए कि एसबीआई प्लस एलआईसी प्लस बाजार में चर्चा है, एचडीएफसी ने भी कहा है कि हमको भी इंटरेस्ट है इसमें, और एक कोई प्राइवेट इक्विटी जैसे कि उदाहरण के लिए ब्लैकस्टोन का नाम ले लीजिए, ऐसे 3-4 लोगों का कंसोर्शियम आएगा तो वो 10 रुपए की भी प्राइस हो सकती है, उससे ज़्यादा की भी प्राइस हो सकती है। किसी तरीके से 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी किसी तरीके से येस बैंक को तुरंत अवेलेबल करा दी जाए, ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 क्या होगा इसका, कि इसके कारण आरबीआई उसको एक टेम्पररी क्रेडिट लाइन दे देगा, मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए की, तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का अगर कैपिटल मिलता है येस बैंक को, तो यहाँ से इस डूबे हुए टूटे हुए बैंक को जो कोलैप्स हो चुका है उसको रिवाइव करने के लिए एक शुरुआती पूंजी आ जाएगी, और उसके बाद चल करके जब थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ाने की तरफ एसबीआई जाएगा और जब उसको लगेगा कि अब ये मार्केट में वैल्यू ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऊंचे दाम पर अपना कुछ और डाइल्यूशन कर लेगा। तो बाजार में नेट चर्चा ये है कि 49% एसबीआई लेगा, 49 लेगा या उससे कम, क्योंकि बाकी अगर दूसरे प्लेयर को भी एक साथ लेके एक ही बार में आता है, क्योंकि उतने पैसे तो उसको टेबल पे रखने पड़ेंगे। हालांकि एसबीआई सीधे 10,000 करोड़ रुपए भी रख दे तो इससे फर्क क्या पड़ना है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई सरकार का अपना कैलकुलेशन होगा, एसबीआई का अपना कैलकुलेशन होगा। उस वजह से एसबीआई करीबन 5,000 करोड़ रुपए टेबल पर रखे, बाकी पैसे दूसरे से जुटाए, इस प्रकार का कोई एक गणित सामने आएगा। अब चूंकि होली की एक दिन की छुट्टी है तो अंदाज लोगों को यह है कि बुधवार को ये प्लान, भले हो सकता है कि आज सोमवार के दिन फाइनल हो जाए, लेकिन बुधवार के दिन ये प्लान पब्लिक के साथ शेयर हो और उसके बाद इस पर एक्शन शुरू हो जाए। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि इस क्राइसिस को पहले ही खत्म करने के लिए सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अगर ये एक्शन उस वक्त नहीं लिया और अभी लिया तो इसकी एक वजह तो ये थी कि 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, इसके डूबे हुए कर्जों का और हिसाब सामने आता तो क्राइसिस और गहरी हो जाती। तो अब ये जो लोएस्ट एब पे सारी चीज़ें आ गई थी, तब एसबीआई को यहाँ पर एक प्लान के तहत उतारा गया और यहाँ से सरकार अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम शुरू करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल जिस पर अभी चर्चा क्यों नहीं है वो मैं वजह बता दूं। चर्चा अब इस बात की है कि पहले ईडी ने रेड कर दिया, गिरफ्तार कर लिया राणा कपूर को जो इसके फाउंडर थे, उसके बाद अब सीबीआई ने भी कार्रवाई चालू कर दी है। तो अब ये एक प्रकार से जब होता है कि इसने एक बड़ा गुनाह किया है, ये विलेन है और इसको हमको एक्शन लेकर के दिखाना है, तो ये ऑप्टिक्स के लिए, इफेक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे जो शेयर होल्डर हैं बैंक के, जो डिपॉजिटर हैं बैंक के, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस सरकार को इन्फोर्समेंट एजेंसियों के एग्रेसिव इस्तेमाल की आदत है, वो कर रही है, और जिसने गुनाह किया है उसको देर से अब कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ही शुरू कर देते, जांच कर लेते, कार्रवाई कर लेते, बहुत अच्छा था। तो फिलहाल ये जो एक्शन है ये तो एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। मूल सवाल क्या उठता है? मूल सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों में हम लगातार बैंक सेक्टर को संभालने के नाम पर आईबीसी लाने के बाद भी एक के बाद एक क्राइसिस देख रहे हैं। बार बार ये बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आईएलएफएस से सिलसिला शुरू हुआ, डीएचएफएल तक गया, पीएमसी बैंक तक गया और अब ये येस बैंक है। सिलसिला यहाँ तक रुक जाए तो गनीमत है। लोग ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में एनबीएफसी में कुछ और बुरी खबरें आ सकती हैं, इसलिए ये चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है कि जो रेगुलेटरी ओवरलैप है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जहां मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूं वो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार से आरबीआई को एफिशिएंसी के साथ और होशियारी के साथ और नॉलेज के साथ रेगुलेट करना चाहिए बैंकिंग सेक्टर को, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। उसका कारण क्या है? आप गौर करिएगा कि आरबीआई जो है वो दरअसल एक प्रकार की एकेडमिक, इकोनॉमिस्ट वगैरह की बॉडी है। वहाँ पर उनका जो अपना कैडर है उसमें बैंकिंग के एक्सपर्ट, एनबीएफसी के एक्सपर्ट और उस तरह के लोग नहीं हैं जो बाज़ार में तरह तरह के
के नए इनोवेटिव मेथड निकाल लेते हैं अपने धंधे को चलाने के लिए और बिजनेस मॉडल को लगातार ट्विक करते रहते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आरबीआई की रेगुलेटरी कैपेसिटी और उसकी जो हम कहते हैं कि ऑटोनॉमी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, वरना कोई कारण नहीं था कि येस बैंक की बैलेंस शीट में इतनी दिक्कतें होने के बावजूद कोई रेड फ्लैग रेज नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में ये एक बैंक था जिसके बारे में कम से कम 5 साल से कोई न कोई गड़बड़ है, घपला है, दिक्कत है, ओपेसिटी है, इस पर लगातार चर्चा होती थी और कम से कम राणा कपूर के हटने के बाद तो साफ हो गया था कि बैंक में बड़ी गड़बड़ है। लेकिन इसके बारे में स्विफ्ट एक्शन नहीं हुआ, लेट एक्शन हुआ। लेट एक्शन को आप कह सकते हैं कि बड़ी क्राइसिस के बाद मैंने साल्वेज कर लिया तो मैं अपनी पीठ ठोक लूं, लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन के तौर तरीकों पर, उसकी इफिकेसी पर बहुत गंभीरता से उनको फिक्स करने का वक्त आ गया है, वरना ऐसी बुरी खबरें रुके इसकी कोई गारंटी दी नहीं जा सकती। चलते चलते अगर इस क्राइसिस को हंसी मजाक में समझना हो तो हर्ष गोयनका का एक ट्वीट मैसेज मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। वो लिखते हैं कि आई ऑलवेज फ्लू ऑन जेट एयरवेज, बैंक्ड विथ येस बैंक, had a fixed deposit in DHFL, a real estate investment in a company with ILFS as a creditor, shares in Videocon, and made phone calls on Vodafone. Just wondering about my choices. नमस्कार।